नमस्कार, मैं अरुण कौशिक। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने आए हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। अपनी मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने एक गांव का नाम लिया था, गांव का नाम है हटेरना, और एक किसान का नाम लिया था कंवल सिंह चौहान। एक क्रांतिकारी किसान है। इन्होंने जो खेतीबाड़ी की जो परिभाषा है वो बदल दी है। पारंपरिक जो खेतीबाड़ी हुआ करती थी उससे लीक से हटकर थोड़ा सा अलग कुछ इन्होंने किया है, जिसकी वजह से इन्हें काफी अवार्ड भी मिले हैं। आज हम कंवल सिंह चौहान जी से बात करने के लिए आए हैं। अटेरना गांव में हैं। हमारे साथ कंवल जी हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपकी बारे में जानना चाहेंगे जी। प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में काफी जिक्र किया, काफी चीजें आपके बारे में पढ़ी भी मैंने। तो आप बताइए कि आपका जो ये शुरुआत थी कहाँ से शुरू हुई? एक नॉर्मल किसान थे आप, किसान से फिर अपनी जो पारंपरिक खेती थी, धान उगाना, जीरी उगाना, कनक उगाना, वो छोड़ के फिर आपने दूसरी खेती अलग से शुरू की, जो एक कॉमर्शियल खेती कह सकते हैं जिसको। तो वो कैसे आपको दिमाग में आया और कैसे किया आपने वो? मैं कंवल सिंह चौहान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से एक किसान हूं। 15 वर्ष की आयु में मैंने खेती शुरू की। किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस विषय पर काम किया। 1980 में बासमती धान की खेती शुरू की। किसानों को अच्छी आमदनी हुई और 1985 चलते एक बीमारी आनी शुरू हो गई और नुकसान होना शुरू हो गया धान की खेती में। फिर मैंने सोचा कि एक दूसरी खेती लाई जाए जिससे किसान लाभ में हो। तो इसमें बहुत से प्रयास किए, कई बार असफलता मिली। जैसे जैविक खेती शुरुआत की, बायोगैस प्लांट लगाया, वर्मी कंपोस्ट बनाया। इसी बीच पता चला कि कोई बेबी कॉर्न की खेती होती है। 18 सितंबर 1998 को पहली बार बेबी कॉर्न की खेती मैंने यहाँ बोई। उससे लगभग 3-4 गुना आमदनी हुई और शॉर्ट ड्यूरेशन फसल थी। पहले मैंने बोया, फिर पड़ोस के किसानों ने बोया, फिर पूरे गांव और क्षेत्र ने बोना शुरू कर दिया। जब दिक्कत आई मार्केटिंग की तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, किसानों को उससे जोड़ा। उनसे जोड़कर एक अपनी यूनिट लगाने की सोची, प्रोसेस यूनिट लगाने की सोची। क्योंकि पहले हम बेचते थे INA मार्केट, सरोजनी नगर और खान मार्केट। इतनी खपत नहीं थी, पैदावार ज्यादा शुरू हो गई। उसके बाद आजादपुर सब्जी मंडी बेचना शुरू किया, वहां भी पूरा बेच नहीं पाए तो फिर प्रोसेस इंडस्ट्री को देना शुरू किया। प्रोसेस इंडस्ट्री ने भी लेने से मना कर दिया तो अपनी इंडस्ट्री लगाने की सोची। जब भारत में ऐसे कानून नहीं थे कोई खेत में इंडस्ट्री लगा सके, लाल डोरे के बाहर ना बिजली कनेक्शन मिलता था, ना बिल्डिंग बना सकते थे, तो 2009 में पहली इंडस्ट्री लगाई। नॉर्वे के कृषि मंत्री ने जिसका उद्घाटन किया। जब वो छुट्टी पड़ गई तो 2012 में दूसरी यूनिट लगाई गुलाब कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से, और 2016 में तीसरी यूनिट लगाई और 2019 में चौथी यूनिट लगाई। इस तरह से हमारी सब यूनिटों में लगभग 500 महिलाएं काम करने लगी। 10,000 किसानों की आमदनी 4 गुनी हुई और बहुत से लोगों को रोजगार मिला। इसलिए 25 जनवरी 2019 को मेरे लिए पद्म श्री अवार्ड की घोषणा हुई और 16 मार्च 2019 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्म श्री से सम्मानित किया। अच्छा, एक चीज और थी। देखिए, अब मैंने आपको कहा क्रांतिकारी किसान मैंने इसीलिए कहा कि आपने कुछ अलग करने की कोशिश की जिससे काफी किसानों को फायदा हुआ। आपकी जो सोच थी उससे आपके आसपास के अटेरना के अलावा आसपास जो पंजाब, हरियाणा, अलग अलग जिलों, राज्यों से भी किसान आपके पास आते हैं। तो वो आपसे किस तरह का ज्ञान लेते हैं और कैसे आप उनको ज्ञान देते हैं? हमारे पास पूरे देश से, क्या पूरे विश्व से किसान भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं और जो पॉलिसी निर्माता वो भी आते हैं। वो सब देखते हैं कि हम कैसे खेती कर रहे हैं, गांव में कैसे ये बेबी कॉर्न का क्लस्टर डेवलप हुआ है। ऐसे ही बेबी कॉर्न ही नहीं, ऐसे मशरूम का क्लस्टर डेवलप हुआ है। स्वीट कॉर्न भी यहाँ पैदा होती है मनोली गांव में। इस तरह से यहाँ के किसान पहले से ही टमाटर भी पैदा करते आ रहे हैं। इसलिए हमने 4 फसलों का यहाँ के किसानों को न्यूनतम गारंटी मूल्य दिया हुआ है, जिसमें टमाटर है, बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है और मशरूम है, जिसका हम अपनी इंडस्ट्री में डब्बा बंद करते हैं। डब्बा बंद करके देश और विदेश की मार्केट में हम बेचते हैं। तो किसान खुले हैं। जब आजादपुर मंडी में महंगा बिकता है तो किसान आजादपुर मंडी बेचते हैं, और यदि उनका माल नहीं बिक पाता है तो हम मिनिमम गारंटी प्राइस पर किसान हमें दे जाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि न्यूनतम ही लेते हैं। कई बार हमारे पास इंग्लैंड के, नॉर्वे के ऑर्डर होते हैं, तो जब एक्सपोर्ट का ऑर्डर खुलता है तो किसान को बहुत अच्छी आमदनी
बढ़ती है, उनको अच्छा मिलता है। इसलिए हमारे पास यहाँ प्रोसेस इंडस्ट्री की यूनिट भी है। अभी हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई हुई है। एफपीओ का यहाँ पैक हाउस है जिसमें बेबीकॉर्न पैक होकर इंग्लैंड जाता है। इसी तरह से यहाँ मटर का प्लांट है सेलमाउंट फ्रेश के नाम से, जिसमें स्वीट कॉर्न और मटर की आईक्यूएफ होकर पूरे देश और विदेश के बाजार में यहाँ से जाता है। इस तरह से मशरूम फार्म है यहाँ, जब मशरूम पूरा साल पैदा होती है। और ये सब देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। ट्रेनिंग तो हम वैसे लंबी ट्रेनिंग तो देते नहीं, जो आते हैं अधिकारी या किसान उनको एक दिन में सारे में घुमा कर उनको समझा देते हैं और वो सीख कर चला के और अपने क्षेत्र में वे भी काम करते हैं। अच्छा देखिए, आपको बता दें कि अकेले हिंदुस्तान से नहीं, जैसे अभी बताया कमल जी ने कि विदेशों से भी ये लोग आते हैं। मैंने जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा डेलीगेशन ज्यादा आते हैं आपके पास, तो वो एग्जैक्टली क्या करते हैं यहाँ पर आके? और उसके बाद कभी आप वहाँ गए हैं? मैंने विदेश यात्रा करी है, 7-8 विदेश यात्रा करी है। मैं थाईलैंड गया हूँ बेबीकॉर्न को लेके, वहाँ सिमिट ने मुझे बुलाया था। व्लादिवोस्तोक गया हूँ। इसके बाद 10 दिन जापान रहा हूँ, 10 दिन इजराइल रहा हूँ, मोजाम्बिक गया हूँ। ऐसी इस तरह से कई देशों की यात्राएं की है और लगभग सभी यात्राओं में हम वहाँ के स्टेट गेस्ट रहे हैं। तो वहाँ के लोग हमें सीखने के लिए बुलाते हैं, कुछ सिखाने के लिए बुलाते हैं, हम भी सीख के आते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ बातें। और यहाँ भी जो राजदूत आते हैं बाहर देशों के या कृषि मंत्री या मंत्री आते हैं, तो वो भी अपने यहाँ की कल्चर, यहाँ की खेती बाड़ी सीखने के लिए हमारे पास आते हैं। अच्छा, आपको बता दें, देखिए कंवल सिंह चौहान जी को फादर ऑफ बेबीकॉर्न भी कहा जाता है। आपकी जो बेबीकॉर्न है वो ऐसी क्या खासियत है उसके अंदर, और कैसे उसको उगाते हैं? कि अब बाकी जो ऐसे तो सब जगह बेबीकॉर्न होते ही हैं, आप हरियाणा में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, तो अपने यहाँ की जो क्या खासियत है उसके अंदर की, स्पेशलिटी क्या है, कैसे बनाते हैं उसको, आप स्पेशल कैसे बनाते हैं? देखो, बेबीकॉर्न का सिनारियो ऐसा कि बेबीकॉर्न 5 स्टार होटलों में ही पहले प्रयोग होती थी और वो थाईलैंड से आती थी, जो 1992 में यदि डाटा ले तो 400 रुपए किलो इंडिया में आकर पड़ती थी। तो उसके बाद हमने शुरू की 1998 में। मेरे से पहले भी कई किसानों ने शुरू की, ऐसा नहीं है कि पहले मैंने शुरू की है, पर मैंने इसको एक तरह से ऊपर तक पहुंचाया, मार्केटिंग तक, बीज बनाने से लेकर प्रोसेस मार्केटिंग तक पहुंचाया, इसलिए मेरा नाम हो गया। तो मैंने तो 18 सितंबर 1998 को शुरू की है ये। और बेबीकॉर्न का ऐसा नहीं है कि विशेष हमारे यहाँ होती है, हमें लाभ मिला है दिल्ली और हजारपुर सब्जी मंडी के नजदीक होने का। दिल्ली जैसा बड़ा शहर जो एक बड़ी मार्केट है, उसका लाभ यहाँ के किसान ले रहे हैं। और यहाँ बेबीकॉर्न की खासियत, यहाँ भूमि अच्छी है, पानी अच्छा है, तो मक्का के लिए यहाँ अच्छा एक वातावरण है, तो इसलिए बेबीकॉर्न यहाँ पूरा साल होती है और किसान इसमें लगे हुए हैं। यहाँ इसका दूसरा फायदा ये है पशुओं को कि यहाँ पूरा साल पशुओं को हरा चारा मिलता है, जिससे दूध की मात्रा बढ़ी है, पशुओं की संख्या बढ़ी है। और किसान एक तरह से दूध उत्पादन जो किसान करते हैं उनको भी बड़ा फायदा बेबीकॉर्न के उत्पादन से हुआ है। अच्छा प्रधान जी, देखिए एपीएमसी जो मार्केट कमेटी थी उसको 2014 में उसमें बदलाव किए गए, तो उससे क्या फायदा हुआ आपको और बाकी किसानों को? देखिए, पहले क्या था, एक भारत में एक एपीएमसी एक्ट है जिसके तहत किसान सीधा किसी को बिक्री नहीं कर सकता, मतलब कोई खरीद नहीं सकता। किसान तो बेच सकता है, कोई भी कंपनी किसान से डायरेक्ट नहीं खरीद सकती, उसको मंडी जाना होगा और मंडी का टैक्स देना होगा, तब खरीद सकता है। परंतु टमाटर के मामले में देखिए, मान लिया टमाटर 2 रुपए किलो बिक रहा है मंडी में, और मंडी कोई कौन ले जाएगा उसको? तो इसके और फिर वो जो आएगा 2 रुपए किलो की चीज जब प्रोसेस इंडस्ट्री में वापस आ जाएगी तो कम से कम 4 रुपए किलो हो जाएगी। अब 0 से 4 रुपए किलो जाना, तो इसलिए 2014 में एपीएमसी एक्ट जो सब्जियों में खत्म किया भारत सरकार ने, जिससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होया। जिससे कि हम जैसे जो प्रोसेस इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, चाहे प्राइवेट कंपनी है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, जो टमाटर से टमाटर पूरी, टमाटो केचप बनाती है, वे किसान से आज के दिन डायरेक्ट टमाटर खरीद सकते हैं। इसी तरह से जो सब्जियों का व्यापार कर रहे हैं, वे फल और सब्जियां किसानों से डायरेक्ट खरीद कर व्यापार कर रहे हैं। ये जरूरी था और सरकार ने इसको एपीएमसी में सुधार करके सब्जी, फ्रूट और सब्जियों को इससे अलग रखा, ये अच्छी बात है। परंतु आज जो किसान जैविक पैदा कर रहा है, जैसे बासमती धान पैदा कर रहा है या चावल पैदा कर रहा है, वे उन लोगों के लिए दिक्कत है कि एपीएमसी एक्ट की वजह से यदि कोई कंपनी किसानों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कराकर बासमती धान का उत्पादन करवाती है, तो उसको मंडी के माध्यम से ही खरीदना पड़ेगा। उसको छूट होनी चाहिए कि वो किसानों से डायरेक्ट खरीदे। मंडी में क्योंकि मिलावट होने के डर रहते हैं, इसलिए वे सैंपल फेल हो जाते हैं। आजकल जो कंपनियां आई है, बासमती चावल है चाहे और अन्य है, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करवा के डायरेक्ट किसानों की
अनुमति किसान से खरीदने की अनुमति उनको होनी चाहिए, भले ही उस पर टैक्स भी अदा करे सरकार को। मतलब एक सरल भाषा में कहे तो इन्होंने खेती को एक तरह से व्यापार में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से काफी फायदे किसानों को हो रहे हैं। सही कहा मैंने? जी। तो मतलब आप भी आगे जो छोटे किसान हैं या युवा किसान हैं जो खेती से थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक कोई योजना या कोई एक संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, भारत में खेती करना लाभदायक अब नहीं रहा, तब से केमिकल फर्टिलाइजर की खेती शुरू हो गई है। कृषि में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र आज कृषि हो गया है। यदि आज से 50 साल पहले जाए तो खेती कोई व्यापार का साधन नहीं था, खेती जीवन जीने का साधन था। मिट्टी से जो लोग जुड़े हुए थे, पशुओं से जुड़े हुए थे, भूमि से जुड़े हुए थे और भूमि को अपनी मां मानते थे, इसलिए कोई भी जहर का स्प्रे नहीं होता था। आज खेत में केमिकल फर्टिलाइजर के अलावा जहर का इतना स्प्रे हो रहा है कि इसमें वातावरण में पशु पक्षियों पर भी इसका असर हो रहा है, मनुष्यों पर भी इसका असर हो रहा है, उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसको बदलने की आज जरूरत है। देश में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करनी होगी। तो हमारे विश्वविद्यालय, जो कृषि विश्वविद्यालय, उनको ऐसी रिसर्च करनी होगी तो बिना केमिकल के जो खेती हो सके, जिसमें मनुष्य और वातावरण को बचाया जा सके, हमारे जो पशु है उनको भी बचाया जा सके। पशु पक्षी या वातावरण के अनुकूल खेती करना जरूरी है, और जब वातावरण के अनुकूल खेती होगी तभी किसान लाभ में होगा। अब रही युवाओं की बात, युवा खेती तरफ क्यों नहीं आ रही है? खेती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्न का उत्पादन, फल सब्जी का उत्पादन जरूरी करना है, और मनुष्यों को जो पेट भरण पोषण के लिए ये सब चीजें जरूरी है। खेती करनी तो जरूरी होगी, पर आज किसान जो उत्पादन कर रहा है वह ना उसकी क्वालिटी अच्छी है, ना किसान लाभ में है। तो खेती का पैटर्न बदलना होगा, इसको प्राकृतिक खेती की ओर जाना होगा, और नई नई रिसर्चों का प्रयोग करके हमें खेती करनी होगी, और जो है केमिकल से बचना होगा, वातावरण के अनुकूल खेती करनी होगी। तभी किसान लाभ में जाएगा, तभी हमारे युवा खेती की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि खेती ही एकमात्र साधन है मनुष्य के भरण पोषण के लिए, पूरी प्रकृति के भरण पोषण के लिए। अच्छा, आपको बता दें, देखिए चौहान साहब अकेले फादर ऑफ बेबी कॉर्न नहीं है, इन्होंने मशरूम के ऊपर खास जोर दिया है। मशरूम भी इनके यहाँ बड़ी मात्रा में होता है, अच्छी क्वालिटी का मशरूम होता है, और इनकी देखा देखी में खासकर हरियाणा, पंजाब और आसपास के जितने भी यूपी, राजस्थान, यहाँ के जितने भी बड़े बड़े किसान हैं वो आके इनसे मिलते हैं। मशरूम कैसे उगाई जाती है, उसके लिए स्पेशल टेम्परेचर चाहिए होता है। तो प्रधान जी ये बता दीजिए, कैसे मतलब जो मशरूम की जो खेती करते हैं वो तो बहुत डेलिकेट है, बड़े मुश्किल से होती है, टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, बड़ी लागत लगती है, तो उसको कैसे किया जाता है? मशरूम की खेती करना सबसे पहले भारत में लाभदायक था, क्योंकि भारत में यदि हम 5 लाख रुपए मशरूम में लगाते तो 6 महीने में 10 लाख हो जाते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज जो मशरूम के जो रेट है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़े जितने उत्पादन लागत बढ़ गया है। परंतु मशरूम करने के कई सारे मशरूम के फायदे हैं कि अच्छा स्टोर पे खड़ा था इसलिए वो ले लेगा वो जी। मशरूम के फायदे बता रहे थे, कट हो जाएगा ना। हाँ, मशरूम को पैदा करने के बहुत से फायदे हैं। नंबर 1 फायदा तो ये, जो मशरूम में भुस्से का प्रयोग हो जाता है, पराली का प्रयोग हो सकता है, जिससे पराली जलने से बचेगी, जिसका प्रयोग होगा। और मशरूम पैदा करने के बाद जो खाद बचता है उसमें किसानों की इसकी खेती की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी में जीवाश्म बढ़ता है, और मिट्टी को इनरिच करने के लिए सबसे बड़ा साधन है मशरूम का कंपोस्ट डालना। तो इससे प्राकृतिक खेती भी हो सकती है मशरूम खेती से। और मशरूम के आप जानते हैं मशरूम खाने के कितने प्रयोग है, कितना अच्छा है, वो स्वास्थ्यवर्धक होती है मशरूम। इसलिए मशरूम की खेती करना वातावरण के अनुकूल है, भूमि को इनिच करने में सहायक है, और आम किसानों की आमदनी भी इससे बढ़ती है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जो मशरूम उगाता है उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, स्पेशल कुछ खास? हमारे यहाँ मशरूम जो उगाते हैं हम, वैसे तो हम सितंबर में कंपोस्ट बनाना शुरू करते हैं यदि हमें सीजनल मशरूम उगानी है, और सितंबर के लास्ट में बुआई करते हैं, अक्टूबर में बुआई करते हैं, और मार्च तक मशरूम पैदा होती है, जिसमें कोई बिजली की जरूरत नहीं होती है। छप्पर झोपड़ियां बनाते हैं टेम्पररी, उसमें पैदा हो जाती है साल में एक बार। इसके अलावा दूसरा कल्चर है मशरूम का बिजली से उगाना, मतलब बिजली से पक्के घर बनाए जाते हैं इंसुलेटेड, उनमें मशरूम पैदा करते हैं, और उसमें टेम्परेचर जो है
15 से 24 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। जब मशरूम का कंपोस्ट हम अंदर रखते हैं बीज मिलाकर तो 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। जब मशरूम का उत्पादन करना है तो 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 15 से 18। तो उसको तो बिजली से एसी मतलब एक तरह से ठंडा करने की कूलिंग मशीन में चलाकर तब पूरे वर्ष हम यहाँ पैदा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी यूनिट हरियाणा में लगी हुई है जो पूरा साल मशरूम का उत्पादन करके मार्केट में भेजती है। अच्छा जी, ये तो होगी मशरूम की। अब आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है? आपने बेबी कॉर्न भी कर लिया, मशरूम भी कर लिया, आपने एक गौशाला देखी, हमने गौशाला भी आपकी है। इसके अलावा जो अलग जो खेती है, जो कैश क्रॉप जिसे बोलते हैं, वो भी आपने किया। तो आगे भविष्य की क्या योजनाएं आपके? हमारी भारत सरकार ने एफपीओ बनाई है, देश में 10,000 एफपीओ बनाए हैं, जिसमें एक ब्लॉक में एक तो जरूरी है, किसी ब्लॉक में ज्यादा भी एफपीओ है, कुछ लोग अपने भी एफपीओ फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं। तो हर जिले में जहां जो फसल पैदा होती है उसको प्रोसेस करके उसकी मार्केटिंग करना, किसानों का माल ताकि बिके, किसानों की आमदनी बढ़े, ये काम हम सरकार के साथ मिलकर पूरे देश में करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले में कोई ना कोई प्रोसेस इंडस्ट्री लगाया जाए। प्रोसेस सरकार की योजना भी है प्रोसेस इंडस्ट्री लगाने की हर जिले में एक एग्रो क्लस्टर बनाने की। तो ऐसा सरकार भी चाहती है, हम भी सरकार के साथ सहयोग में लगे हुए हैं इसके लिए। दूसरा सबसे बड़ा जरूरी काम है जो अभी उद्देश्य रह गया हमारा, बाकी जो अगला एम है वो है भूमि को इनरिच करना। भूमि में जो हम अधिकतम रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयां डाल रहे हैं उनको कम करना पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद करना, ताकि हम अच्छा उत्पादन कर सके, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो, हमारे पशु पक्षी वातावरण भी बचा रहे और जो मनुष्य या प्राणी जगत को हम अपना माल उत्पादन करके सभी किसान भेजते हैं उसमें किसी चीज का अंश ना हो, जहर का अंश ना हो, वो स्वास्थ्यवर्धक हो और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही मेरी कामना है। और ऐसी खेती से ही किसानों को लाभ होगा। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे पद्मश्री कमल सिंह चौहान जी। नए की सक्सेस के साथ फिर आपके साथ होंगे हम हाजिर। हमें दीजिए इजाजत। मेरे साथ में थे प्रदीप चौहान।